ये मास्क लगा दिया उसका ऑक्सीजन का, उसमें है ही नहीं ऑक्सीजन, बंदा तो निकल लिया पतली गली से, हैं? तो क्या है आपका वो, तो जब तक ये ना लगाया जाए, जब तक मेजर ना करें अजय, जब तक तुम इसको मेजर नहीं करोगे तब तक क्या नहीं होगा, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि प्रेशर है कितना। तो गैस का प्रेशर किसकी वजह से है, गैस के मॉलिक्यूल का जो बम्बार्डमेंट हो रहा है कंटेनर की वॉल के साथ, और जब तुमने उसके अंदर ये लगाया प्रेशर को मेजर करने वाला, तो उसके साथ भी तो टकरा रहा है वो, तो कितना टकरा रहा है उसी को मेजर करा उसने। तो प्रेशर को मेजर किया था बैरोमीटर से। किसने डिस्कवर किया था, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार, साइंटिस्ट का नाम कल भी बताया था मैंने, बैरोमीटर को टॉरिसिली, टॉर एक प्रेशर की एक यूनिट भी होती है, तो उसी से आया बेटा, उस साइंटिस्ट के नाम से आया है टॉरिसिली, टॉरिसिली साइंटिस्ट का नाम है, टॉर उसी से लिया गया है। तो एक एटीएम में जो तुम ये बीपी वाली मशीन देखते हो ना, उसमें क्या जाता है, ये अप्स एंड डाउन्स, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कौन, तो मरकरी के लेवल को एमएम में नापा जाता है। तो एक एटीएम में 760 mm ऑफ Hg मरकरी, इससे नापते हो आप प्रेशर को, सही है। तो ये तो थी हमारी कुछ यूनिट्स कल पढ़ी थी हमने, और इसी को हम टॉर भी कहते हैं बेटा। 1 एटीएम में 760 टॉर भी होते हैं। तो एक प्रेशर की यूनिट ये थी। अब आते हैं वॉल्यूम पर। हम गैस स्टेट कर रहे हैं अभी ना, पढ़ रहे हैं, उसमें हमने कुछ ये के कौन कौन से कंपोनेंट हमारे गैस में रहते हैं, फिर उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। गैस इक्वेशन तुमने पढ़ा होगा बेटा, PV = RT, ये पढ़ा है। तो इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, R तो कांस्टेंट होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है और टेम्परेचर होता है। तो इसमें कितने वेरिएबल है, 3, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इन्हीं की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पहला प्रेशर था, दूसरा आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपका, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम भी होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बस गैसों का खुद का कुछ नहीं है, ना शेप ना वॉल्यूम, वो तो सारा कुछ किसका है, कंटेनर का है। शेप कंटेनर की, वॉल्यूम कंटेनर का, खुद का कुछ नहीं है उनका। तो सॉलिड में तो सब कुछ अपना ही है, वॉल्यूम भी खुद का, और क्या, शेप भी खुद की। लिक्विड में वॉल्यूम खुद का, शेप खुद की नहीं है। जिस कंटेनर में भरोगे उसकी शेप में आ जाता है लिक्विड। तो पानी की देखो बोतल है, अभी गिलास में भरोगे गिलास की शेप में आ जाएगा पानी, वापस फिर से बोतल में भरोगे फिर बोतल की शेप में आ जाएगा। तो लिक्विड में तो क्या है, शेप कंटेनर की, वॉल्यूम खुद का। इनका ना वॉल्यूम खुद का ना ही शेप खुद की, सब कुछ किसकी है, कंटेनर की। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम वही लिक्विड गैस का भी वॉल्यूम। अब बात आती है किस में मापेंगे इसको, मेजरमेंट के लिए क्या है वॉल्यूम के लिए, मेजरिंग सिलेंडर, सही है। जैसे लिक्विड में तुम करते हो ऐसे ही गैस के लिए भी मेजरिंग सिलेंडर क्या हुआ, वही जो तुमने कंटेनर में लिया ना, वहां पर तुमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मूवेबल पिस्टन लगाना पड़ेगा, और इस पर यहाँ मार्क लगे होते हैं कि इतने लीटर गैस है। वॉल्यूम के लिए ऐसे कर सकते हो, सही है। यूनिट क्या यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए, लीटर कर सकते हैं। और क्या करते हैं, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है। और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब भी यूज करते हैं। और कल भी बताया था 1 मीटर क्यूब, मान लो आप टैंक लेने गए लिक्विड का, अपने पानी का, आप उसको बोलना 1 क्यूबिक मीटर का टैंक दे दो, और पूछ भी लेना उसी से ही, आज ही जाना, कोई रास्ते में शॉप पड़ेगी ना किसकी, हार्डवेयर वाले की, उससे बोलना 1 क्यूबिक मीटर वाला टैंक चाहिए, कितना पानी आएगा, उससे खुद पूछ लेना, वो खुद ही बता देगा। तुम्हें नहीं पता होगा तो खुद बता देगा। वो कितना, 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर छोटी यूनिट है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो जब इस मीटर क्यूब को आप 1 मीटर की जगह क्या 10 डेसीमीटर, उसको कर दिया हमने क्यूब, और इधर चल रहा है हमारा 1000 लीटर, 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ भी 1000 आ जाएगा, डेसीमीटर का क्यूब, 1000 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। इसलिए हम कह सकते हैं 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब।
ये हमारा एक और यूनिट हो गया वॉल्यूम की। सीसी वर्ड सुना है? कोई ऐसा है जिसके मम्मी पापा भाई बहन डॉक्टर या हॉस्पिटल्स में काम करते हो, डॉक्टर हो, ऐसा कोई नहीं है? या है कोई? अगर होगा तो बेटा तो उनसे पूछना सीसी क्या होता है। 5 सीसी की सिरिंज, 2 सीसी वाली सिरिंज, छोटे बच्चे को लगाना है तो 1 सीसी की सिरिंज, तो आपको एडल्ट को लगाना है तो 5 सीसी या 10 सीसी वाली सिरिंज, या कोई एनिमल्स को लगानी है तो 20 सीसी 50 सीसी वाली सिरिंज, ऐसे यूज करते हैं। तो सीसी हो गया ml। 1 सीसी का मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से लिया गया है ये वर्ड। तो 1 सीसी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml के। एक जगह और भी यूज किया तुमने सीसी को, कहाँ? गाड़ी की पावर को मेजर करने के लिए। मेरे पास 100 सीसी की बाइक है, 200 सीसी की बाइक है, 150 सीसी वाली पल्सर है, 180 सीसी वाली पल्सर है, 400 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक है। तो जितना ज़्यादा सीसी उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तुम्हारे इंजन की, गाड़ी के इंजन की। तो गाड़ी के इंजन में क्या है बेटा? इसको कहते हैं पिस्टन। कितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा उतना ही पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंजन ज़्यादा तेज काम करेगा, पहिया ज़्यादा घूमेगा, उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा लोड ले जाएगा, उतना ही ज़्यादा काम करेगा, उतना ही ज़्यादा पावर आएगी। तो वहाँ वो गाड़ी की स्ट्रेंथ को सीसी से मेजर किया जाता है। जबकि सीसी क्या है? उसका जो पिस्टन है उसका वो मूव कर रहा है, कितना एक्सपेंड हो पा रहा है, फाइनल वॉल्यूम कितना आ जा रहा है, एक्सपेंडेबल वॉल्यूम है, उसी से आपका वो चलता है। पिस्टन खराब, इंजन खराब। जैसे आपका बॉडी का हार्ट खराब, बॉडी खराब, सेम ऐसे ही पिस्टन खराब, इंजन खराब। तो सेम ऐसे तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ यूनिट हो गई हमारी। नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कौन है? टेम्परेचर। क्या बताता है टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस को, गर्म होने की कोटि को, डिग्री ऑफ हॉटनेस को ये मेजर करता है, ठीक है? या इसकी क्या है आपका? गर्म होने की कोटि, कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा ठंडा है। बाकी मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम इसको? थर्मोमीटर। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? थर्मोमीटर। कौन कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है? केमिस्ट्री में और फिजिक्स में तो सिर्फ 2 यूनिट काम आती है। कौन कौन सी? डिग्री सी और केल्विन। डॉक्टर लोग एक यूनिट और भी यूज करते हैं, वो है फ़ारेनहाइट। सही है? तो हमारा जो काम चलेगा इन 2 से ही चलेगा, डिग्री सी से और केल्विन से। डिग्री सी एंड केल्विन यूज हमेशा कैलकुलेशन में करना हो तो केल्विन यूज करोगे, क्योंकि टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक क्या है? फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक। पढ़ा कहाँ था तुमने ये मूल मात्रक, मूल राशियां? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहाँ पढ़ा? कक्षा 11 में, चैप्टर नंबर 1 में। फिजिक्स का भी पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर, दोनों में पढ़ा था। आज जाकर देख लेना, क्लास 11 की एनसीईआरटी उठा लेना। ऊपर नहीं पहुंच रहे अभी, 11वीं से ऊपर नहीं आए हुए अभी, सारा कुछ 11th का चल रहा है बेटा। सही है? तो ये तो मूल मात्रक, तो टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट केल्विन। इसलिए कभी भी टेम्परेचर दिया जाएगा कैलकुलेशन किससे करेंगे? केल्विन से। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो भी टेम्परेचर दिया होगा डिग्री सी में, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू तो होती है 273.15, पर हम इतना अप्रोक्स वैल्यू यूज करते हैं, इससे वो टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। सही है? तो ये 3 वैल्यूज थी, 3 हमारे वेरिएबल थे, चर थे। चर क्या होते हैं या वेरिएबल क्या होते हैं? जो चीजें बदल सकती हो, जिनको हम चेंज कर सकते हो, उनको कहते हैं हम वेरिएबल या चर। कुछ ऐसे हैं, 4 बताए थे मैंने, PV इक्वल्स टू RT गैस के लिए। R क्या है इसमें? R का नाम क्या है? कांस्टेंट। पूरा नाम है गैस कांस्टेंट। एक और भी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कि R कांस्टेंट वे चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू पता है हमको, तभी तो कांस्टेंट बोले हैं इनको। तो R को लिख दो बेटा,
जब तक हमारा केमिस्ट्री चलता रहेगा इस आर की वैल्यू की यूज होता रहेगा। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस स्थिरांक। आर के कई मान होंगे बेटा। गैस स्टेट में ज़्यादातर तो 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आर की जो और अदर वैल्यूज़ की ज़रूरत है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे वहाँ पे उनकी, जूल वाले का या कैलोरी वाले का। काइनेटिक्स पढ़ोगे वहाँ पर भी जूल वाले का, कैलोरी वाले का, और यहाँ पर जूल वाले का भी, कैलोरी वाले का भी, 1 लीटर एटीएम में है आर की वैल्यू उसका भी, और 1 लीटर बार वाले का भी। 4 आर की वैल्यूज़ हैं जो आप पढ़ोगे। पहला 8.314, तो कभी देगा कभी नहीं मिलेगा। दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया तो आप क्लेम नहीं कर सकते। मास्टर बनने वाले हो आप, और मास्टर को सब कुछ आता है। मास्टर वर्ड कहाँ यूज किया जाता है? ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बंदों से यही एक्सपेक्टेशन की जाती है कि इनको तो ये चीज़ आती ही होंगी, और मास्टर से तो बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास मास्टर डिग्री है, उसके ऊपर डिग्री के ऊपर लिखा भी है MSc मीन्स मास्टर ऑफ साइंस, साइंस के मास्टर्स हो आप, और मास्टर से ये एक्सपेक्ट करें इनको साइंस का सब कुछ आता है, क्योंकि मास्टर वर्ड एक बहुत बड़ा वर्ड है बेटा। ऐसे नहीं कोई किसी के लिए भी मास्टर बोल सकते। किसके लिए बोला जाता है मास्टर? जिसको अपने फील्ड का सब कुछ आता हो, उसी को तो बोलते हो मास्टर्स। तो आपको साइंस का सब कुछ आता है, वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है जो तुम्हारा एग्जाम ले रहा है। तो एग्जाम तुम्हें लेने के लिए है ही नहीं। अगर तुम इस गलतफहमी के साथ तैयारी कर रहे हो कि आपको एग्जाम लेने के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, आपको रिजेक्ट करने के लिए हो रहा है। लेना होता तो कब, ऐसा कब होता? जब पोस्ट होती 10, कैंडिडेट होते 5, तो घर से बुला के लेके जाते, जैसा 1947 के आसपास हुआ था हमारे पास, जब पढ़े लिखे ही नहीं थे। काम करने के लिए लोग पढ़े लिखे बंदों की जरूरत चाहिए थी, तो कोई 5 ही पास भी पता चल गया कि उस वाले गांव में 5 ही पास एक बंदा रहता है, गवर्नमेंट वाले आ जाते थे कि भाई चलो जॉब करो। ये कौन देखेगा? क्लैरिकल वर्क और दुनिया भर के वर्क, सरकारी काम के लिए कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। और अब आज पोस्ट निकालो, PhD होल्डर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको रिजेक्ट करने के लिए है बेटा एग्जाम। पहले कहाँ होते थे? क्या होते थे? अदर कंट्रीज में नहीं होते। एप्लीकेंट वहाँ कम, जॉब्स वहाँ ज़्यादा। यहाँ हमारे यहाँ उल्टा है, एप्लीकेंट्स ज़्यादा, जॉब्स हैं कम, इसलिए कंपटीशन है। और बिना किसी वैलिड रीजन के अगर किसको रिजेक्ट किया गया, किसी को भी, तो उसके सर पर चढ़ जाएगा। तुम्हारा रिश्तेदार लग रहा था वो, है क्यों किया तुमने उसको सेलेक्ट, मुझे क्यों रिजेक्ट किया? तो एक एग्जाम, एक क्या बनाया गया उसके लिए, एक वैलिड रीजन बनाया गया कि तुमको इसलिए रिजेक्ट किया और तुमको इसलिए सेलेक्ट किया। सही है? तो ये तो आर की दूसरी वैल्यूज क्या है? एग्जैक्ट तो होता है 1.987, पर यूज करते हैं 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। तीसरी आर की वैल्यूज 0.0821 लीटर एटीएम, सब आर की वैल्यू दी है बेटा, अलग अलग यूनिट में। आर की चौथी वैल्यूज 0.083 लीटर एटीएम की जगह बस बार आ गया। कल भी बताया था मैंने, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, तो आप इसी वाले से ये ला सकते हो। कैसे? 1 एटीएम में 1.01 बार होते हैं। आप इस रिलेशन का यूज करके इससे ये बदल सकते हो। सही है? इससे हमारा ये आ जाएगा। तो ये 4 वैल्यू सुबह दोपहर शाम चाय पानी के साथ एक एक रखता है इसी नाम का। तो इनको टिप्स पे कर लो, बहुत सारे जगह हेल्प करेगा। ये तो कन्वर्जन में भी करता है बेटा। तुमने क्या निकाला? W बराबर PdV, ये पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? वर्क निकालना हो कैसे निकालते हैं? W बराबर माइनस PdV वाला फॉर्मूला लगाते हैं। P लीटर में दिया था, सॉरी P दिया था एटीएम में, DV मतलब चेंज इन वॉल्यूम ये दिया है लीटर में, तो यूनिट आएगा लीटर एटीएम में। और सारे ऑप्शन किस में है? सारे ऑप्शन है जूल में। तो भाई वर्क निकालना है जूल में बताओ।
डेटा किस में दिया था? प्रेशर को दिया एटीएम में, वॉल्यूम को दिया लीटर में, आना चाहिए था W बराबर माइनस PdV वाले फॉर्मूले से लीटर एटीएम, और सारे आंसर जूल में। तो ये बड़े काम की चीज है उस टाइम पर। क्या? जिसको हटाना हो उससे तो कर दो R की उस वैल्यू से तो कर दो डिवाइड इससे, और जिसको लाना हो R की उस वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई। जूल में लाना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, लीटर एटीएम को हटाना है तो इससे डिवाइड कर दो, तो आपको आ जाएगा। सही है? तो वहां पर ये R के अगर वैल्यूज आपको पता होगी तो आप आराम से उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हो। तो ये दोनों की, ठीक है। तो ये थे हमारे। अब आते हैं नेक्स्ट, गैस लॉज। जितने भी हम गैस पढ़ेंगे वो इन्हीं उनके ऊपर ये लॉ हमारे काम करेंगे। पहला लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ। अभी तक हमने अमाउंट की, गैस की अमाउंट की बात नहीं की थी, या की थी? कितना गैस है? 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 5 किलो है। और फिर जनरली अमाउंट आपकी गैस की यूज की जाएगी मॉल्स में। अमाउंट को कोई भी दिया है, केजी में दिया है या ग्राम में दिया है, उसको मॉल में कैसे बदलते हैं? मॉल कॉन्सेप्ट पता है? कुछ नहीं पता है। मॉल कॉन्सेप्ट है बेटा ये, क्या क्या चीज एक मॉल कहलाएगा। कोई चीज नंबर में है, आप उसको किस में बदलना चाहते हैं? मॉल में बदलना चाहते हैं। तो जो भी नंबर्स दिए होंगे उस नंबर्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। किसी गैस के 1 लाख मॉलिक्यूल हैं, हम चाहते हैं इस गैस को मॉल में बदलो, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर दो, मॉल में आ जाएगा। किसी गैस की कोई अमाउंट दिया है, अमाउंट का मतलब ग्राम में दिया है, अमाउंट इन ग्राम, जैसे कि मीथेन गैस ले लिया हमने 32 ग्राम्स, और हम चाहते हैं कि इसको मॉल में बदलो, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है PV बराबर nRT, इसमें n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। तो n को कैसे रखे जाए? अमाउंट दिया है तो मोल में बदलने का है अमाउंट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये मोलर मास की यूनिट होती है बेटा ग्राम मोल इनवर्स। यूनिट क्या होता है? जिसमें हम उसको मापते हैं, मापक, मापने का एक जरिया। जैसे रुपीज है, पैसे को माप क्या ना कैसे करा जाता है, मेजर किया जाता है रुपीज में। ऐसे ही कोई चीज मास है किसी का, वेट है किसी का, किसमें? केजी में, है ना। तो सेम ऐसे ही आपका गैस की अमाउंट है, कैसे मेजर किया जाता है? उनके नंबर ऑफ मोल्स में। और जबकि देगा वो आपको क्या, कभी कहेगा 1 किलो गैस, 500 ग्राम गैस, 200 ग्राम गैस, 100 ग्राम गैस। तो यूज किस में करना है? आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास, PV बराबर nRT, एन का मान रखना है वहां पर। तो एन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अमाउंट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कहा मेरे पास है 32 ग्राम क्या है? मीथेन। क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला? CH2 CH4। इसमें मोलर मास बताओगे मीथेन का कितना? 16, कार्बन का 12, H का कितना होता है? 1, 4 H है यहाँ पर, कितना हो गए? 4, उसकी वजह से आ गया हाइड्रोजन की वजह से, टोटल 16। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल, मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है N से, कितने आएगा N? 32 ग्राम है। CH4 का मोलर मास 16 है। मोलर मास की यूनिट ग्राम मोल इनवर्स है, ग्राम से ग्राम जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, मोल में बदल जाएगा। 16 दूनी 32, n बराबर 2, ठीक है। तो इतने मोल से आ जाएगा, ठीक है। नंबर से दिए हो तो मोल में बदलना हो तो क्या करो? अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दो। अमाउंट दिया है ग्राम में, मोल्स में बदलना हो तो किससे? मोलर मास से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम दिया है गैस का लीटर में,
हाँ जी साक्षी जी। अब वो नहीं है वहाँ पर। अच्छा, अब एक उनसे पूछ लो आप क्या है, और फिर एक बार वो कर लेना, नंबर ले लेना उनका, मैं बात कर लूँगा आपसे। ठीक है। तीसरा है, अगर वॉल्यूम दिया हो तो उससे मोल में बदलना हो तो किसी गैस के एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 22.4 लीटर उस गैस का एक मोल कहलाता है। 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब 22.4 लीटर इक्वल्स टू 1 मोल। किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर के होगा। तो वॉल्यूम दिया है, मोल में बदलना है। हमारे पास अभी 1 लीटर में अगर लाना हो तो यूनिटरी मेथड 1/22.4 इतना मोल। हमारे पास है V लीटर, इसको मोल में बदलना है तो V/22.4 इतना मोल। तो तीन तरीके से आप मोल में बदल सकते हैं। कोई चीज नंबर में दिया है, मैंने कहा मेरे पास है 12.046 इंटू 10⁻23 इतने पेन है ये। मैंने कहा मोल में बदलो। कैसे निकालोगे मोल? नंबर्स को मोल में बदल लेना। कितने हैं? मैंने कहा इतना 12.046 10⁻23 इतने पेन है। मैंने बोला कि इसको मोल में बदलो। कैसे बदलेंगे? अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड। कितना है अवोगाद्रो संख्या? अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रो नंबर बेटा, अवोगाड्रो संख्या 6.023 10⁻23 उससे डिवाइड करना है। तो क्या थी? 6.023 10⁻23। इससे ये गया, इससे ये कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब इतने ज्यादा नंबर्स में क्या कहलाएगा? वो 2 मोल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह है। नंबर से दिया हो, मॉल में बदलना हो, अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दो। अमाउंट इन ग्राम में दिया हो, मॉल में बदलना हो, मोलर मास से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम लीटर में दिया हो, मॉल में बदलना हो तो 22.4 से डिवाइड कर दो। सही है? तो 3 तरह से हम मोल निकाल सकते हैं। यही मोल कॉन्सेप्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनाते हैं? किसी भी पार्टिकल के 6.023 10⁻23 के बराबर संख्या 1 मोल कहलाती है। दूसरा, किसी भी पार्टिकल की मोलर मास के बराबर ग्राम में मात्रा 1 मोल कहलाती है। कैसे? मैंने कहा मेरे पास CH4 था, कितना लूं अगर मैं इस बार CH4 को 16 ग्राम लूं? ऊपर 16, मोलर मास कितना? 16 कितना आएगा? 1। तो अमाउंट इन ग्राम इक्वल टू मोलर मास, ये भी 1 मोल कहलाती है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मोलर मास के बराबर ग्राम में मात्रा 1 मोल कहलाती है। ये बात भी आप अपनी नोट कर सकते हो। तो लिख दो बेटा ये सारी चीजें, जितनी इंफॉर्मेशन मिले सब लिख दो। जो मैं लिखा हूँ वो भी, और जो ना लिखा हूँ वो भी। तो नोट्स तो वही होते हैं बेटा जो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर जाओ। सही है? तो लिख दो ये सब चीज़ें। मोल कैसे निकाले जाएगी तो ये लिख दो, और एक डेफिनेशन मोल की लिख दो। क्या? मोलर मास के बराबर ग्राम में मात्रा 1 मोल कहलाती है। द अमाउंट इन ग्राम इक्वल टू मोलर मास इज कॉल्ड 1 मोल। आपका नाम क्या है? मनीषा। प्रिया आपका? समीक्षा, सोनम, शिवानी, मीनाक्षी और मनीषा, है ना?
चलिए मैं रोज पूछूंगा तुम लोगों से, मैं रोज भूल जाऊंगा इन्हें, 2-3 दिन में तो याद हो ही जाएगा नाम, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्या चल रहा था अभी, बॉयल्स लॉ। अब आते हैं अपने बॉयल्स लॉ पे। क्या बोला था बॉयल्स ने कि किसी भी गैस के लिए 4 चीजें होगी अब वैरी होने वाली, एक P, एक V, एक N और एक T। R तो अभी भी कांस्टेंट है, पहले भी कांस्टेंट था, अभी भी कांस्टेंट है। अब 4 में से 2 चीजें कांस्टेंट और 2 के बीच में वेरिएशंस। जब तुम ग्राफ खींचते थे, ग्राफ खींचा कभी? क्या क्या पूछ रहे हो बताओ जी, बेटा साइंस वाले ही हो ना, मार्कशीट दिखाना मुझे कल सॉफ्ट में। 11th में बेटा साइंस ही था ना, मुझे ये पूछ रहा हूँ बस। 10th तक तो खैर सबने एक साथ ही एक जैसा पढ़ा है, 11th में ही चेंज हुआ है। साइंस ही था ना बेटा, पक्का? चलो जी। तो बेटा 4 वेरिएबल में से 2, जब भी ग्राफ खींचा जाता है 2 के बीच में खींचा जाता है, ठीक है। तो अब इन 4 में से 2 चीजें कांस्टेंट रहनी है और 2 चीजें बदलनी है। तो कौन सी 2 कांस्टेंट है? अगर हम n और t को कांस्टेंट कर दे तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज होंगे। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मान लो कोई चीज तुम दबाए जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऐसे करने से, कम हो जाएगा। तो P और V एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 2 ही चीजें हैं जो बदल रही है, तो 2 चीजें फिर क्या रहेंगी, कांस्टेंट। n कैसे कांस्टेंट रह सकता है? अगर मैं ये बोल दूं फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, किसी गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए, तो अमाउंट फिक्स कर दी तो n फिक्स हो गया। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तापमान भी फिक्स, टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, है ना। किसी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यही नियम हमारा, यही लॉ कहलाता है बॉयल्स लॉ। लिख दो बेटा, बॉयल्स लॉ क्या है? फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर तापमान पर, द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अब हमने क्या कर दिया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, P बराबर कांस्टेंट इंटू 1/V, ये हो गया हमारा P। P इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू 1/V। इसी को ऐसे लिख दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके V को इधर भेज दो, इसको इक्वेशन 1 कर दो और इसको भी इक्वेशन 1 का ही दूसरा रूप, अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV बराबर कांस्टेंट। अब बात आती है कि अगर मैंने किसी गैस का स्टार्टिंग में कुछ प्रेशर रखा, वॉल्यूम भी है उसका कुछ ना कुछ, तो स्टार्टिंग में वो किसी अवस्था में है, अपनी स्टेट ए में है, उस टाइम पर उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका वैल्यू कांस्टेंट के बराबर, मैंने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को रखा। अब हमने इसको चेंज किया, ऐसे चेंज किया कि टेम्परेचर ना बदले, आइसोथर्मल कंडीशन रख दी। कैसे रखोगे आइसोथर्मल? एक थर्मोस्टेट आती है बेटा, कंटेनर को उसके साथ अटैच कर दो तो वो उसको ना तो गर्म होने देगा और ना ही उसको ठंडा होने देगा।
या जो तुम एक्सपेरिमेंट करो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जहाँ एसी वेसी लगा हो, टेम्परेचर भी बिल्कुल सेट कर रखा हो तुमने कि ना इससे बढ़ेगा ना इससे घटेगा, या कुछ ऐसी जगह कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, तो टेम्परेचर फिक्स हो गया। पहले गैस का प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, तुमने क्या किया, उसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया या एक्सपेंड कर दिया, तो दोनों ही कंडीशन में प्रेशर बदल जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ही कंडीशन में प्रेशर बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम पहले नई कंडीशंस में आने के बाद अब या तो घटा या बढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग अब हमारा क्या हो जाएगा, ये P2 प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अभी भी इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा। कैसे आई ये बात, हम कैसे बोल सकते हैं ये बात, यहाँ से देख सकते हो आप, PV बराबर nRT, फिक्स अमाउंट बोला n कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट बोला T कांस्टेंट, तो R पहले से कांस्टेंट है, तो तीनों चीजें कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट ही रहना है। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर को डबल करोगे वॉल्यूम आधा हो जाएगा, प्रेशर को 3 गुना करोगे वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा, प्रेशर को 4 गुना करोगे वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट रहना कांस्टेंट ही है और दोनों कांस्टेंट के बराबर है। दोनों को अगर हमने इक्वल कर दिया, P1 V1 बराबर P2 V2, इस इक्वेशन का यूज करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए। बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल इस इक्वेशन से आते हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या है, PV बराबर कांस्टेंट या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V कब है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए और टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। सही है बेटा, चलें आगे, चलो नेक्स्ट आते हैं, हटा दे, कर लो, चलो नोट कर लो आप। स्टेट वन मैंने बोला क्या, स्टार्टिंग में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्टार्ट किया हमने, उस टाइम पे हमने किससे बैरोमीटर उठाया, प्रेशर नाप लिया, मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम नाप लिया। अगली बार में फिर क्या किया, प्रेशर को या तो क्या कर दो, कम कर दो, कैसे, उसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंशन होने के बाद क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाता है, एक्सपेंशन में बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया, तो अब एक नई फॉर्म आ गई ना, नई स्टेट आ गई ना, तो उस नई स्टेट को मैंने स्टेट बी बोल दिया। तो मैंने यही तो बोला बेटा, टेम्परेचर को हमको कंट्रोल करना है, आइसोथर्मल कंडीशन कैसे रखेंगे, थर्मोस्टेट में रख दो उसको, जो तुम कुछ कर रहे हो उसको कहाँ रखा तुमने, थर्मोस्टेट में। एक मशीन होती है बेटा जिसके अंदर क्या होता है, वो टेम्परेचर को नहीं बदलने देगी, तो जो भी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, घटाओगे बढ़ाओगे प्रेशर को, वो अब क्या करेगी, टेम्परेचर को नहीं चेंज होने देगी। सही है, तो एक तरह से तुम्हारे जो घर में यूज होने वाला सिलेंडर है, तो वो भी एक तरह से कहाँ, एटमॉस्फेयर के साथ थर्मल उसमें है ना, इक्विलिब्रियम में, सिलेंडर के अंदर गैस जो भरी हुई है उसका टेम्परेचर भी वही है जो एटमॉस्फेयर का है। क्यों, सिलेंडर है मेटल का बना हुआ और मेटल होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या, सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे अभी सर्दी आएंगी, जैसे डे बाय डे टेम्परेचर डाउन होगा, तो सुबह ही सुबह अगर आपको सपोज करो चाय बनानी है जाके बर्नर पर, बिल्कुल आप चिलचिलाती हुई ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर भी 0 के करीब पहुंच रखा है, तो उस टाइम पर तुम देखना बर्नर बढ़िया से नहीं जलता है, बहुत स्लोली जलता है। लेकिन वही बर्नर है, वही आपका सिलेंडर है, वही आपका चूल्हा है, ठीक है, और उसको दोपहर में जलाओगे बहुत बढ़िया चलता है। तो क्या है, दोपहर तक आते आते क्या टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, गैस के मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी बढ़ गई है, उनका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या है, लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर तो चेंज हो गया ना, तो थर्मल कंडीशन आइसोथर्मल कंडीशन नहीं रही, ठीक है। तो हमने कहा कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, तो मतलब अभी के अभी एक रूम के अंदर बंद किया हुआ है, एसी भी चलाया हुआ है, टेम्परेचर भी सेट किया हुआ है कि बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, तो हम उस वाली कंडीशन में अगर उसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करोगे, अब क्या हो जाएगा, अब ये आइसोथर्मल कंडीशन में है। प्रेशर को अगर तुमने घटाया तो वॉल्यूम बढ़ा होगा, प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा होगा,
पर दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, दोनों का गुणनफल जो आएगा वो इस कांस्टेंट वैल्यू n इंटू आर इंटू टी के बराबर होगा। n क्या है, कितनी गैस की कितनी अमाउंट लिया तुमने, t क्या है, जब तुम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम का टेम्परेचर क्या सेट रखा तुमने, 20 रखा है, 25 पर कर रहे हो ये एक्सपेरिमेंट या 30 पर कर रहे हो, वो t है। ठीक है, r का मान तो है ही फिक्स हमारा पहले से। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लॉ पर आते हैं, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। क्या था बेटा चार्ल्स का नियम या चार्ल्स लॉ? बॉयल्स लॉ है कांस्टेंट टेम्परेचर पर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए, चार्ल्स लॉ है कांस्टेंट प्रेशर पर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए। सब कुछ आना उसी से ही है। देखो क्या, PV बराबर nRT, यही है। कितने वेरिएबल है इसके पास, चार, चार में से दो कांस्टेंट रहने हैं और दो बदलने हैं। कौन से दो, पिछली बार थे n और t कांस्टेंट, इस बार प्रेशर कांस्टेंट अगर करे तो प्रेशर कांस्टेंट फिक्स अमाउंट ऑफ गैस बोला तो n कांस्टेंट, तो n और p दोनों कांस्टेंट, r पहले से कांस्टेंट। तो जो चीजें बदल रही है तो क्या हो गया आपका, देखो v और t बदल रहा है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, t बढ़ेगा v बढ़ेगा, t घटेगा v घटेगा। कब, अगर तुमने कहा कि कांस्टेंट रखना है प्रेशर को, प्रेशर को कांस्टेंट, क्योंकि t बढ़ती है एक्चुअल में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा कि दोपहर तक आते आते गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए प्रेशर भी बढ़ जाएगा। या कभी कभी कहते हैं गाड़ी को कहाँ खड़ी ना करो, धूप में मत करो, नहीं तो टायर बस्ट हो जाएगा। कहाँ से आई गैस, वो कहीं से एक्स्ट्रा गैस तो नहीं आई ना, तो गैस तो उतनी ही है जितनी उसके टायर के अंदर भरी हुई थी। क्या बढ़ा उसका, प्रेशर बढ़ा। कैसे बढ़ा प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा, इसलिए। तो वॉल्यूम वहाँ पे फिक्स है, कितना ही रहना है वॉल्यूम, टायर का जो भी वॉल्यूम है। अगर उसका टायर का वॉल्यूम जब तक उस प्रेशर को टॉलरेट कर पाएगा तब तक तो ठीक है, नहीं तो बस्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट करना है, तो प्रेशर कांस्टेंट तब रह पाएगा जब तुमने कंटेनर के अंदर एक ऐसा मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है जो ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। प्रेशर बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। कब तक एक्सपेंड करेगा, जब तक के अंदर का प्रेशर भी बाहर के वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाएगा फिर रुक जाएगा। अंदर का बढ़ा तो ये एक्सपेंड कर गया, कब तक, जब तक कि अंदर का प्रेशर भी बाहर वाले प्रेशर के बराबर ना हो जाए। अंदर का घटा तो एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि अब बाहर वाला बढ़ गया तो उसको दबाएगा, अंदर का फिर बढ़ने स्टार्ट करेगा। कब तक, जब तक कि अंदर का प्रेशर फिर से बाहर के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम में रहेंगे अगर मूवेबल पिस्टन लगाया है तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि प्रेशर तो कांस्टेंट रहना है। सही है, तो मूवेबल पिस्टन कभी देखा है, हमने तो पिस्टन ही नहीं देखा है, मूवेबल तो क्या होगा, क्या देखा है, देखा है पिस्टन? गैस वेल्डिंग कभी करवाई है बेटा, कोई चीज टूट गई हो चलो जाके गैस वेल्डिंग करा के आते, कोई भी नहीं कराई है। एक गैस वेल्डिंग होता है बेटा, उसमें ना एक्चुअल में क्या होता है, उसके अंदर यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड को भरा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड देखा है, कार्बेट का नाम सुना है, कार्बेट, हमने तो जिम कार्बेट सुना है, इसके अलावा नहीं सुना है, या कुछ और कार्बेट भी बोलते हैं वैसे लोकल लैंग्वेज में, वैसे होता तो है केमिकल नेम उसका कैल्शियम कार्बाइड। क्या बताऊं मैं आपको, फलों को पकाने के लिए एक केमिकल यूज करते हैं, उसका नाम पता है क्या है, इथाइलिन। और गैस है, वो तो बनेगी, वो तो बाद में बनेगी, पहले तो वो पाउडर लेके आओगे ब्लैक ब्लैक कलर का। क्या नाम है उसका, कार्बेट ही तो बोलते हैं उसको बेटा। क्या होता है वो, CaC2। क्या करते हैं फिर उसको फलों के बीच में रख देते हैं, ऊपर से पानी का छिड़काव कर देते हैं, उससे क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो पता होना चाहिए तुमको, हमें क्या पता।
ये तो वो जाने, ये होता है बेटा। उसके बाद CaOH ट्वाइस बन जाता है, जो बाद में पेस्ट बचता है वो इसका है। और इस केस से निकली कौन सी है गैस, C2H2। इसका काम होता है तुम्हारे फलों की सेल वाल को डिसॉल्व करना, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सही है, इसी को कहते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, C2H2 एसिटिलीन। और इसका नाम क्या है, लोकल लैंग्वेज में कार्बेट बोलते हैं, वैसे नाम है इसका कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जब पानी का छिड़काव करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और C2H2, जिसका नाम कॉमन नेम तो इसका है एसिटिलीन या एसिटाइलीन, लेकिन IUPAC में इसको कहते हैं इथाइन, क्योंकि यहाँ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यह एक एल्काइन की सीरीज में आता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सुना है नाम, हाइड्रोकार्बन। ये भी क्लास 11 का ही चल रहा है बेटा, तो ये उसमें इसलिए कहते हैं इसको इथाइन। तो कैल्शियम कार्बाइड, इसकी पानी के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। तो उसके अंदर बेटा ये डालते हैं, और इसी के अंदर एक ये ऐसे लगा होता है ये सिलेंडर ना, कि जैसे जैसे इसमें पानी, वो ऊपर से पानी डालते हैं टंकी से, तो इसके अंदर ये गैस निकलती रहती है, और ये पंप, ये जो है आपका ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। और फिर यहाँ से आता है पाइप, और एक पाइप आता है ऑक्सीजन के सिलेंडर से। दोनों पाइप को यहाँ पर एक मिक्सिंग चैम्बर होता है, यहाँ से एक नोजल निकलता है, आग लगाते हैं, आग जल जाती है। और उससे दो लोहे के पाइप गए थे जुड़वाने के लिए तुम, या फोल्डिंग टूट गया था उसको जुड़वाने के लिए गए, तो क्या करता है वो, एक तार लेके आएगा, इसको भी पूरा रेड हॉट करेगा, तार को पिघला के यहाँ बीच में डाल देगा और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देगा। हो गया वेल्डिंग। वेल्डिंग का मतलब क्या है, दो चीजों को जोड़ना, ऐसे जुड़ गया। तो उसमें क्या है, ये जो मूवेबल के अंदर गैस बढ़ी तो ये ऊपर उठने लगा, एक्सपेंड होने लगा। गैस कम हुई यूज करते करते तो ये फिर नीचे आ गया। इसको कहते हैं बेटा पिस्टन। ऐसा ही पिस्टन तुम्हारी गाड़ी में भी होता है। सर्वो ऑयल के इंजन के ऐड वगैरह देखे होंगे, एक चीज ऐसे आती है, जब भी ऐड आएगा सर्वो ऑयल का तो वो ऐसे दिखाते हैं, ऐड देख लेना आज, सर्वो ऑयल एडवर्टीजमेंट ऐसा करके यूट्यूब पर डाल देना। तो यूट्यूब नाम की भगवान चीज जो है आपको भगवान ने बनाई है, वो क्या होगा, आपको सारी चीजें दिखा देगी कि पिस्टन क्या होता है। तो वो जो आपका है वो मूवेबल पिस्टन है आपका, जो ये बार बार ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन हो रहा है, वो किसके साथ कनेक्ट होता है, तुम्हारे व्हील के साथ। पिस्टन नीचे आया, इसके अंदर गैस थी, उसने एक्सपेंड किया, ये था तुम्हारा पीछे का गाड़ी का व्हील। जब ये नीचे आएगा ये व्हील ऐसे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, कंप्रेस होगा, फिर एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, व्हील रोटेट होता रहेगा। पीछे वाला व्हील रोटेट होता है, आगे वाला तो भावनाओं के साथ बहता चला जाता है, फ्री व्हील होता है वो। तो पता है बात, हो क्या क्या बताएं। अरे बेटा पता है नहीं, गाड़ी को कभी स्टैंड पे खड़े किया है, नहीं इतना भी नहीं करा हमने। तो गाड़ी को स्टैंड पे किया कभी खड़ा, फिर रेस देना, क्या होगा है, पीछे का पहिया घूमता है। क्यों घूम रहा है, इस पिस्टन के बार बार मूव करने की वजह से, इसकी वजह से घूम रहा है। किसी वजह से गलती से तुमने क्या कर दिया, पीछे का पहिया टकरा गया नीचे देश से, एकदम से गाड़ी आगे जाएगी, है ना। तो क्या बैठे बैठे तुमने क्या किया, उसको स्टार्ट कर लिया, और बैठे हुए क्या पीछे का पहिया लग गया, तो एकदम से आप आगे जाओगे, आपको स्टैंड से उतारने की जरूरत नहीं, खुद ही उतर जाएगा। सही है, तो पीछे का पहिया है जो इसके पिस्टन के मूव करने से मूव करता है, तो ये वाला है बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या मूवेबल पिस्टन ये होता है कि जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़े तो ये एक्सपेंड हो जाए, या घटे ये कंप्रेस हो जाए। तो इसी को कहते हैं कि मूवेबल पिस्टन अगर लगा है तो प्रेशर ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब मूवेबल पिस्टन लगा हो। गैस एक क्लोज कंटेनर में भरी हुई है और मूवेबल पिस्टन लगा है, तो चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होगा।
चार्ल्स का नियम, इसके अकॉर्डिंग क्या है, P कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट को एक साइड ले लो और जो जो चीजें बदल रही है उनको ले आओ। क्या क्या बदल रही है, V और T, ये सब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट को हमने प्रोपोर्शनैलिटी में भेज दिया है कि प्रोपोर्शनल के अंदर क्या आ गए, सब कांस्टेंट आ गए। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे बेटा, हिंदी वाले लिख दो, चार्ल्स के नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम अनुसार अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, एन की वैल्यू फिक्स कर दिया, कॉमा एट कांस्टेंट प्रेशर, पी को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस, किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। हिंदी में बेटा, इंग्लिश में, इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, कॉमा फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर, फिर से कॉमा, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हिंदी में लिख देना, चार्ल्स के नियम अनुसार किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर सारे कांस्टेंट ले आते हैं, ये लो जी, कांस्टेंट इनटू टी, टी को भी उठा के इधर ला सकते हैं, इसको वैसे इक्वेशन नंबर, ये चार्ल्स में आ गई इक्वेशन नंबर 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर टी, v अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, v अपॉन टी की वैल्यू क्या है, इस कांस्टेंट के बराबर। फिर से वही, पहले कोई गैस थी, उसका वॉल्यूम v1 था, टेम्परेचर T1 था, हमने किसके अंदर रखा हुआ गैस को, मूवेबल पिस्टन वाले सिलेंडर में। अब हमने क्या किया, सिलेंडर को क्या, वो टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, नीचे से उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही हीट करेंगे प्रेशर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी बढ़ती है, टकराव बढ़ जाते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ना चाहिए था, पर पिस्टन कैसा है, मूव हो सकता है जो, तो वो एक्सपेंड कर गया, एक्सपेंड कर गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो हमने कहा प्रेशर तो रहा कांस्टेंट पर वॉल्यूम बढ़ गया, क्या करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या V अपॉन T का मान कांस्टेंट। हेलो, हाँ बेटा, बस अभी आ रहा हूँ, आप पहुँच गए क्या, बस रुको 5 मिनट और। तो V अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पहली स्टेट के लिए बोल देते हैं, स्टेट ए, इसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमने कुछ चेंजेस किए, ऐसे चेंज किए कि क्या हो जाए, नया वॉल्यूम V2 बन जाए, और टेम्परेचर भी फिर चेंज हुआ होगा, तभी प्रेशर कांस्टेंट रह पाएगा। तो नया वॉल्यूम V2 और नया टेम्परेचर T2, अभी भी इसकी वैल्यू उसी कांस्टेंट के बराबर, कांस्टेंट, दोनों को इक्वल कर दो। 1 ये था तो इसको 2 मान लो, इक्वेशन 2, इसको 3 मान लो, 2 और 3 को कंपेयर कर लो, दोनों की तुलना करने पर क्या मिलेगा, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। तो ये इक्वेशंस आ गई हमारी। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए। सही है। तीसरा लो है नेक्स्ट, पीछे करो बेटा, जल्दी से नोट कर लो जिसको करना है।
ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड लॉ। तीसरा नियम क्या है हमारा? तीसरा है गेलुसाक लॉ। गेलुसाक का नियम, इसमें क्या कांस्टेंट? इसमें रहता है बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, और जबकि टोटल है कितने? पीवी बराबर एन आर टी। इसमें एन, टी, पी और वी ये चार वेरिएबल हैं। चार में से इस बार कौन कौन कांस्टेंट? फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एन कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस बार एन और वी कांस्टेंट, आर पहले से कांस्टेंट है, तो प्रेशर का और टेम्परेचर का रिलेशन आएगा, है ना? इसीलिए हम इसके लॉ को क्या कहते हैं? प्रेशर टेम्परेचर लॉ या रिलेशनशिप भी कहते हैं। प्रेशर टेम्परेचर लॉ या प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, दाब तथा तापमान का संबंध। ठीक है, तभी क्या है दोनों, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना? तो ये सारे तो चले जाएंगे प्रोपोर्शनलिटी में। क्या क्या बचेगा? P और उसी के सामने कौन है? T। तो डायरेक्ट रिलेशन बना कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब? एट ए कांस्टेंट V एंड फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है तो N कांस्टेंट, कांस्टेंट V एंड N पर। ये है हमारा गेलुसाक लॉ। गेलुसाक के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू गेलुसाक लॉ, pressure is directly proportional to T at a constant volume and fixed amount of gas गेलुसाक के नियमानुसार किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए स्थिर आयतन पर गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। फिर से वही कर दो बेटा, पहले कोई गैस थी, उसका हमने प्रेशर नापा, टेम्परेचर नापा। ये सारा तुम्हारे घर के सिलेंडर जो मैंने एग्जांपल दिया था ना बेटा, उसमें कभी कभी वो कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता ही नहीं है, बल्कि क्या बोलता है? क्लोज्ड कंटेनर, किसी बंद निकाय में। अगर इतना बात बोल दिया तो समझ जाना कि कौन से लॉ की बात हो रही है। और तुम्हारे घर का गैस का सिलेंडर, उसका वॉल्यूम भी तो फिक्स है ना, या बदल जाता है कि भाई गैस का सिलेंडर खाली हो गया, पिचक के इतना सा हो गया, गैस का सिलेंडर भर गया, भरवा के लेके आए अभी तो इतना बड़ा हो गया, ऐसा होता है कहीं? खाली भी उतने के होते हैं और जब वो भरा होता है तभी उतना ही है। तो वॉल्यूम फिक्स है, तो उसके अंदर जो भी तुम करोगे गैस के साथ, टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, घटाओगे टेम्परेचर को प्रेशर घटेगा। तो पी और टी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तुम्हारे घर में यूज होने वाले सिलेंडर के अंदर यही नियम लगता है, गेलुसाक का लॉ। सही है? तो क्या है? स्टेट ए प्रेशर कितना? P1, टेम्परेचर कितना? T1। स्टेट बी प्रेशर कितना है? P2, टेम्परेचर कितना है? T2। तो ये जो तुमने बोला था, इसके अकॉर्डिंग तो P बराबर कांस्टेंट इनटू T आना चाहिए था। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, स्थिरांक लगा दिया, T को नीचे ले आए, P अपॉन T बराबर कांस्टेंट, ये हो गया। अगर मैं इसको स्टेट ए के लिए लगाऊं तो क्या मिलेगा? P1 अपॉन T1 बराबर कांस्टेंट। ऐसे स्टेट बी के लिए लगाएं तो क्या मिलेगा? P2 अपॉन T2 बराबर कांस्टेंट। दोनों को बराबर कर दो, इक्वल कर दो, क्या मिलेगा? दोनों कांस्टेंट के बराबर है ना, तो P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।